This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो, तो तुम्हारे काम मैं सीधे कर दूंगा, उनकी इस्लाह फरमा दूंगा और पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूंगा, और जो मेरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा मैं उसको बुलंद मर्तबा अता करूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मुसलमान होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते सही काम करने की हिम्मत अता करे। नहीं जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस and rules made thereunder, compute the taxable income and net tax payable by or refundable to Sagir for year ending 30th June। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2021 के लिए लेंगे जो लेटेस्ट टैक्स ईयर है। शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। अगर आपने किसी चीज को इग्नोर किया है तो उसका नोट देने की जरूरत नहीं, आपने उसको यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की एग्जाम के अंदर हम इसकी वर्टिकल रीडिंग करेंगे। सगीर हमें आंसर में भी उसके रिक्वायरमेंट से पता चल गया कि ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, बेसिक सैलरी हमें नजर आ रही है, सैलरीड पर्सन है। In addition to the above, he was also provided health insurance, provident fund, was granted an option to acquire shares। सगीर obtained interest free loan, उसको मिला हुआ है। On 31st of August he received leave encashment है, टैक्स उसका withheld हुआ हुआ है, ये एडवांस टैक्स है। He sold a shop, दुकान बेची है। रेजिडेंशियल प्लॉट उसने बेच दिया। In June सगीर independently developed learning courses for sale through web based है, और he received this, कुछ ऐसा नजर आ रहा है हमें। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट, इसका मतलब ये है कि हमें कोई फॉरेन करेंसी भी मिल रही है क्वेश्चन में। ऑन दिस सगीर पेड दिस एज डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो डोनेशन भी हमारे पास है। तो सबसे पहले जो हमें चीज नजर आई कि हम एक आइडिया हमें मिला कि इस क्वेश्चन के अंदर एक तो ये क्वेश्चन किसका है, इंडिविजुअल का। पहली चीज हमें नजर आई कि ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। दूसरा, इस क्वेश्चन में सैलरी मौजूद है, इसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम अंडर सेक्शन 14 मौजूद है। उसके बाद इसके अंदर हमें जो चीज नजर आई कि उसके अंदर कैपिटल गेन है, उसने लैंड और बिल्डिंग को बेचा उसके अंदर, और कुछ अमाउंट हमें और भी नजर आ रही है जो कि फॉरेन करेंसी में है, शायद फॉरेन सोर्स इनकम भी मौजूद हो। ये आइडिया मिला हमें विद इन अ मिनट कि इस क्वेश्चन में है क्या, वो उसको हम लेकर आगे चले हैं। चलें अब इसको प्रॉपर हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सगीर और रेजिडेंट इंडिविजुअल, देखें मैं आपको समझाने के लिए करता हूं, एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना। एग्जाम में तो जाहिर बात है कि आप रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद उसका टाइटल लिखेंगे और जो जो आइटम्स आती जाएंगी आप साथ साथ उसको लिखते जाएंगे। सगीर और रेजिडेंट इंडिविजुअल is working as a full-time professor at Knowledge Institute। नॉलेज इंस्टीट्यूट में फुल टाइम प्रोफेसर है। इसका मतलब ऐसे लग रहा है कि शायद इस क्वेश्चन में हमें जो है वो फुल टाइम टीचर अलाउंस लेना पड़ेगा। एक चीज तो यहाँ से पता चल गई। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट की हमने क्या बात की कि रेजिडेंट होने से जो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की तरफ भी हो सकता है, जो अगर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट होगा मिस्टर सगीर जो है तो उसकी 2 सालों की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और दूसरा, इसका जो हमारा इंक्लिनेशन है वो किस तरफ है,
फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर। इफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल लीव्स ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड, तो उसकी भी वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। Which is a non-profit education and research institution duly recognized by HEC। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? हमारी टैक्स लाइबिलिटी के साथ, ये जहन में रखना है। KI is entirely owned and funded by Zinger Limited। नहीं जी, एक जिंगर लिमिटेड ने एक पढ़ी लिखी कंपनी को अक्वायर किया हुआ है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो जिंगर लिमिटेड है ये एक लिस्टेड कंपनी है और ये उसकी ओन है। अब हमने एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एम्प्लॉयर से मुराद एम्प्लॉयर भी है और उसका एसोसिएट भी है। तो अगर हमें कोई बेनिफिट इससे मिल रहा होगा तो हम उसको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसा हमें एम्प्लॉयर दे रहा है। डिटेल्स ऑफ हिज मंथली रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 जून, हम इसको करते हैं 2021, आर गिवन बिलो। उसने हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया, ज्वाइनिंग डेट उसकी या लिविंग डेट हमें नहीं बता रहे, तो क्या करना आपने इसको टोटल कंसीडर करना है। तो बेसिक सैलरी इज टोटली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, लेकिन अगर इसके साथ मेडिकल फैसिलिटी होगी तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका रूल क्या है कि आपका फेयर मार्केट वैल्यू रेंट और 45% of the basic salary, whichever is higher लेंगे। In addition to the above, he was also provided the followings: health insurance for Sagir and his dependents as per the terms of employment। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ये क्या हो गया, टोटली टैक्सेबल हो गया। अब ये एग्जाम्प्ट नहीं रहा। और ये क्या हो जाएगा, KI is paying annual insurance premium of this, उसकी इंश्योरेंस, तो ये क्या हो गया, टोटली exempt under the agreement, under the contract, ये exempt हो गया। Provident fund contribution of rupees 15,000 per month to a recognized provident fund, ये बता दिया गया। An equal amount was also contributed by Sagir to the fund, ये हमारे लिए relevant information नहीं, हमारे लिए ये है जो employer ने किया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट क्रेडिटेड नहीं नजर आ रहा, तो आपने खामखा उसको नहीं लेना। ये बात, अगर एग्जामिनर ने आपको इसके दोनों कंपोनेंट्स में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिया तो आप एक ही को कंसीडर करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड भी इसमें आ गया हमारे पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑन 1 जुलाई सगीर वाज ग्रांटेड एन ऑप्शन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हो और इंक्लूडेड का वर्ड ना हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट उसके अलावा ले रहे होते हैं इंफॉर्मेशन। कहते जी जुलाई 2019, यानी हम इसको अब ले लेंगे 2020, अज्यूम कर लेंगे, एक साल हम आगे जा रहे हैं। वाज ग्रांटेड एन ऑप्शन टू अक्वायर 10,000 शेयर इन ZL, जिंगर लिमिटेड में उसको मिल गए। तो कोई बात नहीं, इस कंपनी में मिल जाए या दूसरी कंपनी में, एक ही बात है। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज दिस, तो हमारे लिए ये रेलेवेंट है कि उसने 105 रुपए पर शेयर उसने पे करने हैं। Sagir bought the option on the same date by paying rupees 175 to KL। उसने ऑप्शन परचेज कर ली और क्या कर दिए, 175 पे कर दिए। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाज दिस, तो ऑप्शन की जो प्राइस है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती, इसलिए ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। शेयर्स की वैल्यू रेलेवेंट होती है। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन, he exercised the option on 30th of September 2020 when the fair market value was rupees 130 per share। उसने शेयर अक्वायर कर लिए, तो ये हमारी रेलेवेंट वैल्यू हो गई। As per the scheme, he was not allowed to sell the transfer, restricted हो गए। The share before 31st of December 2020, हम डेट चेंज कर रहे हैं। On 31st of December
द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस ईयर वाज 140। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट, हमारे लिए ये रेलेवेंट वैल्यू हो गई। ऑन 30th May 2021, तो ये डेट क्या हो गई, he sold 5000 of these shares, यानी 10,000 उसने एक्वायर किए थे, 50% उसने डिस्पोज ऑफ कर दिए एट ₹135 पर शेयर। तो देखें यहां से नजर आ रहा है कि उसकी डीम्ड कॉस्ट कितनी थी 142, और उसने उसको डिस्पोज ऑफ कितने का किया 135 का। तो यहाँ कैपिटल गेन की बजाय हमें क्या हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। ये जरा जहन में रखिएगा कि यहाँ पर हमने जो अक्वायर किया, हमारी डीम्ड कॉस्ट ये वाली थी, हमारी सेल प्राइस ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें से लॉस हो गया। तो इससे हमें जरा इसकी कैलकुलेशन साथ साथ करते जाएं ताकि चीजें क्लियर होती जाए। तो इसका इम्पैक्ट दो जगहों पर जाएगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, दो जगहों पर हमारा इम्पैक्ट जाएगा। नंबर 1 एम्प्लॉय सैलरी के अंदर जाएगा, ठीक है, और नंबर 2 कैपिटल गेन जो है वो जाएगा। और कौन सी सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A, क्यों, क्योंकि जो कंपनी है वो लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है, इसलिए ये हमारा उसमें चला जाएगा। सैलरी में क्या रूल है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, ये वाला हमारा प्रिंसिपल्स है। फेयर वैल्यू उसकी कितनी है 142 इंटू 10,000 माइनस कॉस्ट कितनी है, एक तो उसने दिए हैं 105 रुपए 10,000 शेयर के, प्लस उसने ऑप्शन के भी उससे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं 1,75,000 रुपया। अगर एग्जाम में ये कहा जाता है कि ये 171 जो है प्राइस में एडजस्ट होना है तो फिर हम उसको ना करते, लेकिन चूंकि उसने कहा है कि 1 लाख, बेटा एक मिनट, मुझे लेट मी कंप्लीट, मुझे पहले कंप्लीट करने देना, मेरी बात सुनने उसके बाद कीजिएगा। उसने इसमें कहा हुआ है कि ये जो 1,75,000 है, उसने ऑप्शन को बॉट द ऑप्शन ऑन सेम डेट बाय पेइंग रुपीज दिस, उसने ये कर दिया, ठीक है। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू उसकी ये थी, उस वक्त उस ऑप्शन की वैल्यू 2 लाख थी, उसने 175 में उसको अक्वायर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उसने शेयर्स को अक्वायर कर लिया जब उसकी वैल्यू ये थी। ये बात समझ आ रही। और कॉस्ट उसकी क्या है 105। अगर वो एडवांस का बताता तो फिर हम उसको ना करते, पहले मुझे कंप्लीट करने दें फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आ गया जी 142,000 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 105 प्लस 175, तो ये आ गया जी आपके बकौल 195,000 ये आ गया। अब आगे आती है इसकी डिस्पोजल। डिस्पोजल में हम क्या करते हैं, सेल प्राइस माइनस डीम्ड कॉस्ट। तो सेल प्राइस उसकी कितनी है 135, कितने शेयर्स हैं 5,000, माइनस डीम्ड कॉस्ट उसकी कितनी है, वो आ गई हमारे पास 142 है इंटू 5,000। तो हमें नेट लॉस इसमें कितना आ गया 142 माइनस 135 7 इंटू 5,000, तो ये आ गया हमारे पास 35,000 का लॉस आ गया। और सिक्योरिटीज का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ अगर इस क्वेश्चन में कोई और सिक्योरिटीज भी हुई तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, वरना हम एग्जाम में उसको कैरी फॉरवर्ड लिख देंगे। जी अब बताएं, आप पूछें क्या क्वेश्चन है आपका। सर अगर चलो, फर्ज करेंगे इसमें गेन होता है तो गेन तो सेपरेट ब्लॉक में जाना था ना, अगर तो गेन होता सेपरेट तो हम ब्लॉक में कैपिटल नहीं, गेन्स में वो तो उसका आना। मैं कह रहा हूँ कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट अगर 2013 से पहले ली हुई है कोई भी सिक्योरिटी, वो वाला लगना था। नहीं बेटा 2013 से कब से है, ये हम बिल्कुल क्लियर कट वो बता रहा है कि उसको कब मिली है सिक्योरिटीज,
ये 2020 में मिली है उसको। तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ अगर 2013 से फर्ज हाँ, करें पहले ली अगर होती उससे पहले होती तो फिर उसी का ट्रीटमेंट होना था, फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाती ना। अगर 2013 से पहले होती तो एग्जाम्प्ट हो जाती। उसके बाद कहता है जी ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर obtained एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ दिस 15 लाख। पहली बात तो ये है कि ये लोन जो है ये 10 लाख 1 मिलियन से ज्यादा है। इसका ट्रीटमेंट होगा फ्रॉम के आई in exchange for which he agreed to waive the interest receivable on his provident fund। इसको क्या होगा, उसने कहा कि उसकी वजह से वो अपने प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट को वेव कर देगा। अब ये कंडीशन आपको याद होगा मैंने बताई थी कि अगर कोई साहब जो है वो अपने किसी बैलेंस जो कि किसी एम्प्लॉयर के पास हो वो अपना इंटरेस्ट छोड़ दे तो ये जो लोन अपने एम्प्लॉयर से लेगा उसके अगेंस्ट फिर उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये एक्सेप्शन में चला गया, लिहाजा इस लोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में चला गया। आप दोबारा जाके लोन को पढ़िएगा, उसमें एक एक्सेप्शन लिखी हुई है कि अगर कोई एम्प्लॉई अपना राइट वेव ऑफ कर दे, यानी इसके पैसे भी प्रोविडेंट फंड में पड़े हुए, इसने कहा जी मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। ये देखें हम देख रहे थे ना ऊपर इसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये उसने बता दिया कि इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा कि ये वहां से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लिहाजा इस लोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। On 31st of August 2020 he received a leave encashment of 100,000 relating to previous year, पिछले साल की है। तो बट हम तो सैलरी को किस पे करते हैं, रिसीट बेसिस पे, तो लिहाजा ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा ये भी सैलरी के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर 160 वाज डिडक्टेड एट सोर्स, ये विद होल्डिंग टैक्स है हमारा, तो ये आके टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन वो भी मैं करवा देता हूँ, कह रहे पहले प्रोविडेंट फंड का भी ये भी कर लेते हैं। ले जी प्रोविडेंट फंड क्या है हमारे पास, प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है हमारे क्वेश्चन में। प्रोविडेंट फंड में आपको मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले चुप करके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपने एग्जाम में लिखना है। ये शुएब जरा ये म्यूट करना प्लीज। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो आ रहा है जी 15,000। वो हमारे पास था जी 15,000 पर मंथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था। टोटल हमारे पास कितना आ गया, 15 into 12 180,000। और यहाँ पर आपने क्या करना, चुप करके फिर फॉर्मूला लिखना है। वो क्या है, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी हमारी 2 लाख पर मंथ है, पूरे साल की कितनी हो जाएगी 24 लाख। तो ये हो गया ₹2,40,000 और ₹150,000 विच एवर इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर क्या है 150,000। तो ये आप माइनस करेंगे तो 30,000 हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, ये वाला इसका प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट होगा। चलें जी आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछे। सर इसमें तो वो जो KI है सर वो हाँ जी होली ओन्ड बाय सर पब्लिक कंपनी है ना, उसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है ना, लिस्टेड है। हाँ जी, तो सर इसीलिए ये भी है पब्लिक कंपनी। मैंने तो नहीं कहा ये पब्लिक कंपनी है बेटा। सर पब्लिक तो कंपनी की कल भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, कल भी आप गलत उसको डिक्टेट कर रही थी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई कंपनी पब्लिक जो है वो किसी पब्लिक कंपनी की होली ओन्ड होगी तो वो भी पब्लिक हो जाएगी। ये उस डेफिनेशन में बेटा कहीं भी नहीं ये बात लिखी हुई। कल भी आप प्लीज इस डेफिनेशन को जरा दोबारा देखें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
वो सिर्फ फॉरेन कंपनी, वो इस तरह से है, पता क्या कंफ्यूज कर रही हो, वो ये है कि अगर पाकिस्तान में एक है एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी है, ये पाकिस्तान की कंपनी है, इसको एक जो है वो PYZ PLC ये कंपनी है, उसने इसके अंदर लेट्स सपोज 51% शेयर अक्वायर किए हुए हैं, और इस कंपनी को किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने 100% ओन किया हुआ है, तो तब ये कंपनी को हम पब्लिक कंपनी ट्रीट करेंगे। आप क्या मिक्स कर रही हो कि आप हर कंपनी को जिसको पब्लिक कंपनी ने एक्वायर किया हो, आप उसके साथ उस रिलेशन को डेवलप कर रही हो, जो कि बिल्कुल गलत है। उस डेफिनेशन में ये कहीं बात ऐसी नहीं बेटा लिखी हुई जी सर, जिसके अंदर जी ये सर, नहीं। बताया जाए। हाँ जी, तो सर वो कल भी एक्चुअली आप, आपने कैपिटल गेन में कहा था ना कि सिक्योरिटीज हैं। वो क्यों सिक्योरिटीज है बेटा, वो देखो उसकी वजह और है, उसकी सोने वजह और है, ये देखो उसकी वजह ये है कि जिस कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं वो खुद लिस्टेड है, ये देखो, ये इस कंपनी के शेयर एक्वायर किए, ये है जिंगर लिमिटेड, ये देखो नीचे उसने कहा उसने ZL के शेयर एक्वायर किए हुए, उसको अपनी KI के शेयर नहीं मिले, उसको उसको जिंगर के हैं, तो जिंगर तो लिस्टेड जी कंपनी है, इसलिए जी, मैंने उसको सिक्योरिटीज लिया हुआ है, ये है। ठीक है सर। ठीक है जी, जी। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम आगे कि इसके बाद आ गया जी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कहते जी ऑन 15th January 2021 he sold a shop situated in Karachi for ₹15 million। अच्छा, अब जरा यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान से आपने सुननी है, बड़े ध्यान से आपने सुननी। अगर ये शॉप में कारोबार करता, अगर ये उसका बिजनेस होता, इसकी अपनी शॉप होती, उसमें बिजनेस कर रहा होता, तो इसने जो शॉप बेची है ये बिजनेस में चली जाती। ये बात दोबारा सुन लें कि अगर कोई शॉप, कोई बंदा अपने डिप्रिसिएबल एसेट को बेचेगा, यानी तो वो जो है वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, वो बिजनेस इनकम में जाएगा। आप अपनी फैक्ट्री को बेच दें, ऑफिस को बेच दें, ठीक है, तो वो किस में चले जाएंगे, बिजनेस में चले जाएंगे। या आपके पास कोई लैंड और बिल्डिंग ऐसी है जिसका आप कारोबार करते हैं, रियल एस्टेट में कारोबार करते हैं, then that plot और बिल्डिंग इज योर स्टॉक इन ट्रेड, वो तो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, आपका तो काम यही है कि आप जमीन खरीद के आगे बेच देते हैं। स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि वो समझते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड हमेशा मूवेबल होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। स्टॉक इन ट्रेड आपका इमूवेबल भी हो सकता है, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, आप उसको कर सकते हैं आगे। तो वो क्या, अब जरा देखिएगा इसको ध्यान से। कराची में थी फॉर 15 मिलियन, उसने बेच दी। ही हैड परचेज दिस शॉप इन 2018, उसने 2018 में परचेज की थी, चले इस डेट को हम नहीं छेड़ते। फॉर ₹19 मिलियन, आउट ऑफ विच 5 मिलियन वाज पेड इन कैश, ठीक है, और उसमें से जो 5 मिलियन था वो उसको किस में दिया गया था, उसने आउट ऑफ विच 5 वाज पेड इन कैश, जो कि 5 मिलियन उसने कैश में दे दिया था। तो भाई 100 वट अगर उसने दे दिया था, ठीक है, इसकी एक लिमिट हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि हमने उसमें कहा था कि आप एक एसेट को कितनी वैल्यू है जो आप खरीद सकते हैं, मैक्सिमम कितनी वैल्यू है जो आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, उसमें मेरा ख्याल था 1 मिलियन जी, 1 मिलियन था उसका, सर इमो 1 मिलियन था अदर एसेट्स का, और 5 मिलियन था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि वो आपको किसके थ्रू परचेज करने थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग FME एक्सीडिंग 5 मिलियन, ठीक है, वो आपने किससे पे करना था, कैश के थ्रू नहीं पे करना था। तो उसने 5 मिलियन तक पे किया है ना, तो ठीक है, 5 मिलियन तक कैश पे किया जा सकता है, 5 मिलियन तक कैश पे किया जा सकता था। अगर वो इसको इससे ज्यादा पे करता तो हम क्या करते, फिर वो उसकी कॉस्ट जीरो ट्रीट की जाती। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर उसने एक सेक्शन है, सेक्शन 75A, ठीक है, आपकी किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, पेज नंबर 132, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो ये भी उसने साथ ही टेस्ट कर लिया कि स्टूडेंट को इस बात का पता है या नहीं।
अगर ये उससे ज्यादा कर देता, मैं कह रहा हूं अगर ये उससे ज्यादा कर देता तो फिर इसकी कॉस्ट कितनी होती, 0 हो जाती। ठीक है, उसने 15 मिलियन की परचेज की है और खरीदी कितने की थी, 19 मिलियन की, तो क्या हो गया, हमें कैपिटल लॉस हो गया इसमें। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर जी सर वो तो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, अगर मूवेबल इमूवेबल एसेट हो तो उसकी 5 मिलियन है मोर देन एक्सीडिंग, और अगर अदर एसेट हो तो उसकी 1 मिलियन है। 1 मिलियन है, तो उसमें उसने क्या कर दिया हुआ है कि उसका जो 5 मिलियन पे कर दिया कैश के अंदर, उसको भी तो कंसिडर करना है कि नहीं। एक मिनट देखिएगा तो कि सर उसने, हाँ उसने 5 मिलियन जो है वो, आप सही कह रहे हो, उसने कैश में पे कर दिया है, जो कि उसकी वैल्यू 19 मिलियन है। उसकी वैल्यू जी कितनी सर है, 19 मिलियन है, 19 आप सही मिलियन कह रहे हैं। तो उसको क्या कर देंगे, उसमें से माइनस। माइनस कर दिया जाएगा, जो कॉस्ट उसको अलाउ की जाएगी वो कम होगी। सही कह रहे हैं शायद कि 19 मिलियन जो है वो तो टोटल थी, उसको चाहिए था कि ये सारी की सारी बैंक के थ्रू पे करते हैं, तो किसके थ्रू, उसने क्या किया, 5 मिलियन कैश में पे कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 14 मिलियन गिनी जाएगी। 5 मिलियन को 0 कर दिया जाएगा जो उसने कैश में पेमेंट की है। ठीक है, जी सर। सर जी इधर वो टोटल एसेट 5 मिलियन का होना चाहिए, फिर ये कंडीशन लगेगी। जी बेटा क्या कह रहे हो, 5 सर जी मैं मिलियन बोल रहा तक हूँ का कि अगर एसेट है ना, 5 मिलियन तक का एसेट है तो आप कैश में पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 5 मिलियन तक का एसेट है तो उसमें पे कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना, अच्छा यहाँ पर मुझे एक कंफ्यूजन है कि जो 19 मिलियन की उसने पेमेंट की है, क्या ये सारी 0 होगी या नहीं। ये बहरहाल यहाँ पर कोई हमें बहरहाल इसका मैं बताऊंगा आपको दोबारा, मैं जरा सेक्शन ये दोबारा ध्यान से पढ़ लूँ कि उसने क्या कहा हुआ है। तो फिलहाल हम इसको जो है वो इस तरह से ले रहे हैं कि जितनी पेमेंट उसने की उसके थ्रू, कैश के थ्रू, उसको हम डिसअलाउ कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा सर जब अगली वो बात जो है, जी सर जब वो 5 मिलियन से ज्यादा होगा तो हमने टोटल अमाउंट को बैंक चैनल के थ्रू से वो पे करना है ना। हाँ जी, टोटल अमाउंट को बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने पे करना है। ठीक है, अच्छा जी अब देखिएगा कि यहाँ पर अगली बात क्या है, इसको गेन कितना हो रहा है। ठीक है, इसको गेन जो हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है 15 मिलियन माइनस 14 मिलियन, 1 मिलियन का। ठीक है, ये गेन हो गया। अच्छा अब उसके बाद इसका जब गेन आ जाएगा तो अगला काम हमने ये करना है कि ये जो 1 मिलियन का गेन है, ठीक है, जब इसकी इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, होल्डिंग पीरियड अब देखा जाएगा। होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल का होगा तो कितने परसेंट है, 100%। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा 2 साल तक होगा तो 75% ये हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा होगा तो 50%, उससे ज्यादा होगा तो 25%, और 4 साल के बाद ये 0% हो जाएगा। अब देखते हैं उसने अक्वायर कब किया। देखिए उसने अक्वायर किया 2018 में। अच्छा अब 2018 की डेट नहीं बताई गई, चलें हम अज्यूम करते हैं कि ये टैक्स ईयर 2018 है, कोई ना कोई assumption तो हमें लेनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं जुलाई 2018 से इसका 30 जून 19 तक 1 साल हो गया। ठीक है, दूसरा साल इसका शुरू होगा जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक, इसका क्या हो गया, दूसरा साल। इसने कब बेचा इसको, 1 जनवरी 2021 को, जो हमने जूम लिया है। तो जुलाई 2020 से लेके 1 जनवरी 2021 तक 6 माह हो गए, तो 2 साल से ज्यादा हो गया। तो विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, तो इसका गेन कितना होगा, 1 मिलियन का 50%। तो इसका टैक्सेबल गेन आ जाएगा 5 लाख रुपया।
ये आंसर आएगा, इसका आना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई आपको कि हमने सबसे पहले गेन कैलकुलेट किया, गेन के ऊपर होल्डिंग पीरियड लगा दिया। इसकी जो टैक्सेशन होनी है ना वो जाके होनी है सेपरेट ब्लॉक में, वो बाद में करेंगे जाके। अभी सिर्फ हम इसको इतना लेके चलते हैं। सर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं इस पॉइंट को रिपीट कर दें। पॉइंट को रिपीट करता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन कैलकुलेट करें। वो गेन आ गया हमारे पास 10 लाख रुपया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि ये कितने % टैक्स होना है। ये आपकी किताब के पेज नंबर 126 पे एक टेबल बना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि अगर ये 1 साल की इसका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल होगा तो 100% टैक्स होगा, 2 साल तक होगा तो 75% अमाउंट टैक्स होगी, 2 साल से ज्यादा 50%, ठीक है। 3 साल तक, 3 साल से ज्यादा 4 साल तक 25% अमाउंट टैक्स होगी और 4 साल के बाद 0% हो जाएगी। अब इसका होल्डिंग पर्सन है, ये कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है आपको शुएब सही? जी सर सही आ रही है। तो अब चूंकि इसका होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 2 साल से ज्यादा, उसका रूल क्या है कि 2 साल से ज्यादा हो और 3 साल तक हो तो गेन कितना टैक्सेबल होगा, 50%। तो लिहाजा 5 लाख रुपया जो है वो उसको टैक्सेबल अमाउंट होगी। इस अमाउंट पे टैक्स कितना होगा वो है उस टैक्स के लिए हम टैक्स में जाएंगे, वो आगे अगले पार्ट में इसका ट्रीटमेंट आएगा। वो आपकी किताब के पेज नंबर 127 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसके ऊपर टैक्स रेट लिखे हुए हैं। वो है अगर ये 5 मिलियन तक होगा तो 2.5%, फिर 5, फिर 7.5, इस तरह से। तो लिहाजा ये हमारी पहले ही स्लैब में फॉल कर रही है, तो जब इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2.5%, ये आएगा उसके अंदर। ठीक है जी, चलें जी। ये पूछ रहे हैं कि कैश वाली बात समझ नहीं आई। बेटा आपकी जो किताब है उसका मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, पेज है 132, वो दोबारा सेक्शन 75A पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 75A पेज का पेज है 132, उसके ऊपर ये सारा सेक्शन लिखा हुआ है। ना फिर समझ आए तो दोबारा आपको समझा दूंगा। उसमें मना किया गया है कि आप एसेट को कैश के थ्रू मत परचेज करें। कहता है जी ऑन 1 मार्च 2021 ही सोल्ड अ रेजिडेंशियल प्लॉट। देखें अगर रेजिडेंशियल हाउस होता तो ये एग्जेम्प्ट हो सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन ये एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर आप उसमें रहाइश पजीर हैं और उसका बिजली का बिल एक कम से कम एक बिल आपके नाम पे आ रहा है, तो फिर ये क्या हो सकता है, ये आपके नाम पे ये एग्जेम्प्ट हो सकता है। इसका भी आपको मैं रेफरेंस बता दूं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ये भी आपकी किताब में कहीं, ये भी आपके पेज नंबर 128 पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा ना हो। लैंड एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर यार्ड इन केस ऑफ हाउस एंड 4000 इन केस ऑफ फ्लैट। ये उसमें आगे ये कंडीशन मेंशन की हुई है। तो चूंकि ये प्लॉट है रेजिडेंशियल प्लॉट, इसलिए ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये टोटली टैक्सेबल है। इन फैसलाबाद फॉर रुपीज 18 मिलियन। अभी नाम देखें उसका सगीर है, अगर ये कबीर होता तो फिर क्या करता, जरा अंदाजा करें कितनी कमाई कर रहा है माशाल्लाह। द प्लॉट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर इन 2014। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट एट द टाइम, इधर गया ये कट गया यहाँ से पेपर। ये देखना जरा मेरे पास ना, ये इसके नीचे किसी के पास है पेपर, जरा बताइएगा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। 7 million। 7 मिलियन। 7 मिलियन। तो उसकी कितनी थी रुपीस,
7 मिलियन थी। ठीक है, अब देखिएगा फिर वही चीज आ गई कि 7 मिलियन की चीज थी, उसने कितने की बेच दी? 18 मिलियन की। 18 मिलियन माइनस 7 मिलियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका गेन कितना आ गया हमारे पास? 11 मिलियन। 11 मिलियन ये गेन आ गया। अगला सवाल ये है कि क्या ये सारी टैक्सेबल अमाउंट है? नहीं। अब देखा जाएगा होल्डिंग पीरियड क्या है। वो कहता है जी कब उसको विरासत में मिला? 2014 में बताया, और 1 मार्च को उसने बेचा। तो इसका भी हम वही अज्यूम करते हैं कि उसने 2014 टैक्स ईयर, 2015, 2016, 2017, 2018 तो ले एग्जाम्प्ट हो गया। ये 4 साल से ज्यादा का पीरियड हो गया ना, तो लिहाजा ये हमारे लिए क्या हो गया? एग्जाम्प्ट हो गया। सर ठीक है ये जी। भी तो इम्यूनेबल। हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ ना, एग्जाम बेटा 4 साल से ज्यादा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा होगा तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट हो जाएगी ना। ये भी मैंने यही बात समझाई थी ऊपर। ये देखें, ये मैं लिखा हुआ है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा होगा तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो इसको तो काफी ज्यादा हो चुका हुआ है, तो लिहाजा ये, लेकिन हमने एग्जाम में इसको दिखाना जरूर है। क्योंकि उसने कहा हुआ है कि शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस। इन जून 2021, Sageer independently developed learning course for sale through a web-based marketplace managed by a company situated outside Pakistan. एक उसने बाहर कंपनी बनाई है, वो सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड कर रहा है? पाकिस्तान से बाहर। On 25th of June 2021, he received USD 4.26 into his dollar account. उसको ये पैसे मिले from sale of these courses. तो ये क्या हो गई उसकी? फॉरेन सोर्स इनकम। Withholding income tax at the rate of 8% was deducted from the receipt as per the income tax laws of the country. और उसने कहा जी उन्होंने पैसे काट लिए, डिडक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पर हमें अजम्पशन जो है वो लेने पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर बता रहा है कि उसको इतने पैसे रिसीव हुए। ये कहता है रिसीव ही इतने हुए। यहाँ ये नहीं उसने कहा कि उसकी इनकम इतनी थी, उसने कहा रिसीव ही इतने हुए। इसका मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है ये कितनी है? 92%। और मैंने आपको कहा कि कभी भी टैक्स किसी भी इनकम में से आपने माइनस नहीं करना। तो लिहाजा हमारे पास जो ग्रॉस रिसीट आएगी इसकी, वो आएगी $4260 डिवाइडेड बाय 0.92। क्यों डिवाइड किया? ताकि 100% आ जाए। तो ये आ गया जी हमारे पास 4630। 46 कितने डॉलर। असल हमारी फॉरेन सोर्स इनकम ये वाली है। और देखिएगा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फॉरेन सोर्स इनकम किसी एक्सेप्शन में तो नहीं जा रही? क्या ये बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है? कोई अब पता नहीं है हमें। क्या ये उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है? नहीं है, राइट। क्या ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं। कोई टैक्स ट्रीटी का बताया गया? नहीं बताया गया। लिहाजा हम इस इनकम को क्या करेंगे? टोटली टैक्स करेंगे। अगला सवाल, ये तो डॉलर में है, मुझे करना है पाक रुपी में कन्वर्ट। अब उसने क्या कर दिया? एक्सचेंज रेट दे दिए। ये 2021 का, ये भी 2021 का, और ये 2021 का। तो लॉ हमें क्या कहता है? लॉ हमें ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन का दिन होगा उस दिन वाला रेट लेना है। लिहाजा ना ये रेट हमारे लिए रेलेवेंट है, ना ये रेलेवेंट है। हमारे लिए रेट कौन सा रेलेवेंट है? ये वाला। तो ये अमाउंट आ जाएगी 4630 इंटू 168। 777840। तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 777840। अब दूसरी बात कि इसके ऊपर टैक्स भी पे हुआ है फॉरेन में, तो
तो इसका मतलब टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा हमें फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, और वो कितना है, वो है 4630 का 8%। या ऐसे कर लें, या वो जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी उस और इसका डिफरेंस कर लें 4260 तो डिफरेंस जो है ये इसका क्या है, टैक्स है। पानी देना, तो ये आ गया 370 ये टैक्स आ गया, जिसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलना है, ठीक है। और वो भी उसी रेट पे ही होगा 168 के ऊपर, तो 62160 62160 ये आ गई हमारी। वो कह रहे हैं जी एग्जामिनर ने नेगेटिव अजम्पशन ली हो। नेगेटिव अजम्पशन बेटा लेता ही नहीं है एग्जामिनर, कैसे ले सकता है। आप कह रहे हैं कि उसने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया हो फॉरेन सोर्स इनकम को, जब तक वो चीज नहीं बताएगा तो हम कभी भी उसकी नेगेटिव अजम्पशन ले ही नहीं सकते। On 1st June 2021, Sagir paid 2 as a donation to non-profit organization listed in the second schedule। तो ये क्या हो गया हमारा, डिडक्टेबल अलाउंस हो गया। ले जी, ये था हमारा क्वेश्चन, एक बड़ा जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन था जिसका कि अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है जी। सर जी इसको फॉरेन सोर्स सैलरी कंसीडर नहीं कर सकते? कैसे नहीं बेटा, बिजनेस कर रहा है ना। सैलरी के लिए याद रखें एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कंफर्म होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। ले भी देते तो सर ये सॉल्यूशन अभी करना है था इसका। जी क्यों, क्या हुआ, मैंने करना, आपको क्या मसला है बेटा। सॉल्यूशन मैंने करना है, आप तो सुन रहे हैं मुझे। अगर ऐसी बददिली से आप सीए करेंगे तो फिर सीए नहीं होना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये जो मैंने सारी वर्किंग की हुई है। बेटा ये मेरी बात सुनिए, अगर आप ऐसे आप थकेंगे ना कि ये अभी सॉल्यूशन करना, टाइम देखा आपने मैंने क्या टाइम लिखा हुआ है उसके ऊपर, मीटिंग के ऊपर। This conference will now be बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। recorded. चलें जी, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मिस्टर सगीर आ गया, ये मिस्टर सगीर आ गया, ठीक है। अच्छा इसका मैं स्टाइल बताता हूँ कि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वो डायरेक्ट यहाँ पर रेजिडेंट और वो नहीं भी लिख रहा, वो डायरेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन के अंदर एक उसने गलती की हुई है, लिखा है फॉर टैक्स ईयर। ये आपने ऐसे एग्जाम में नहीं कभी भी लिखना, फॉर टैक्स ईयर नहीं होता, सिर्फ टैक्स ईयर होता है ये। तो हम इसको लिखते हैं रेजिडेंट अच्छा इसकी इंस्ट्रक्शन में देखो लिखा हुआ है ऑन आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। मैं बार बार कहता हूं कि आप ये करें कि सर जो है वो रेड पेन यूज कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा नहीं, आपने ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। टू 2021 की मैं प्रीमियम लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। जिसको सॉल्व करते हैं हमारे पास सबसे पहले आ गई इसकी बेसिक सैलरी।
वो है जी इसकी 200,000 इंटू 12, ये आ गई हमारे पास 2.4 मिलियन। उसके बाद है जी हमारे पास मेडिकल अलाउंस, वो है हमारे पास 20,000 200। ये क्यों टैक्स हुआ? क्योंकि हमें मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई है इसके साथ। उसके बाद है जी रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन है हमारे पास रुपीज 1,00,000 इंटू 12 और 45% ऑफ 2.4 मिलियन। कितना आंसर आ रहा है इसका? 1080,000,000। 1080 के। तो विच एवर इज हायर, ये हमारा 12 लाख है और ये 10 लाख है, तो विच एवर इज हायर, ये आपने वर्किंग शो करनी है एग्जाम के अंदर कि मैं ये कैसे अमाउंट मैंने बनाई है। उसके बाद है जी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, कितनी है जी ये? 40,000। यहाँ आपने लिखना है एग्जाम्प्ट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, फंड ये आ जाएगा हमारे पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 15,000 इंटू 12, 1,80,000। यहाँ लिखेंगे आप 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और रुपीज 150,000 विच एवर इज लोअर, ये आ जाएगा आपके पास 30,000। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या चीज है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एक्विजिशन ऑफ शेयर। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 10,000 शेयर इंटू 142। हाँ मैं गलती ना कर, नहीं मैं कुछ और, 142 प्लस माइनस है 10,000, माफी भी दे दिया करो, 105 प्लस 175, 195,000। 95,000। उसके बाद क्या था हमारे पास? कंसेशन इंटरेस्ट फ्री लोन। नो ट्रीटमेंट। फिर क्या लीव था? इनकैशमेंट। ये 1,00,000। ये आ गई टैक्सेबल टैक्सेबल। सैलरी 4165,000। टैक्सेबल सैलरी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन में? नो सर। बिजनेस इनकम? यस सर है, वो जो उसको फॉरेन सोर्स इनकम मिल रही है। हाँ वो है, तब लिखते हैं यहाँ पर
पाकिस्तान हो या फॉरेन सोर्स हो, अपनी तरतीब से ही आपने ऐसे ही करना है। फॉरेन सोर्स वो कितनी थी हमारे पास? 4260 92% थी। $4260 divided by 0.92 एक्सचेंज multiplied रेट by 168 77840 777 840 840 आ गए। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या था सर? वो डिस्पोजल ऑफ शेयर है, लॉस आ रहा है उसमें। सर ये हाँ। फॉरेन सोर्स इनकम ठीक लिखी है? जी गलत है ये? मैंने कहा ये देख लें। मैं एक मिनट दोबारा चेक कर लूं। 4260 डिवाइडेड बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 168 777,913 आ रही है। वो फ्रैक्शन में है ना? हाँ सर बिल्कुल आप वो सही है। फ्रैक्शन में था, मैंने राउंड ऑफ चल नहीं किया। 913 ये आपको कैपिटल गेन था जी हमारे पास। हमने क्या किया, शेयर्स को डिस्पोज ऑफ किया, डिस्पोजल ऑफ एम्प्लॉय शेयर्स के लिए, डिस्पोजल ऑफ जीएल शेयर्स। वो कितने थे हमारे पास? सेल प्राइस थी उसकी 5000 इंटू 135 माइनस 5000 इंटू 142। तो चूंकि और इसके अलावा सिक्योरिटी है कोई नहीं सर 35,000 का लॉस। हाँ यहाँ लिख के 35,000 का लॉस लिख के यहाँ आप लिख दें कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद आ गया जी डिस्पोजल ऑफ शॉप। दुकान का उन्होंने वो बेचा है। दुकान कितने की सेल की उन्होंने? 15 मिलियन की। 15 मिलियन माइनस 19 मिलियन माइनस 5 मिलियन। ठीक है। यस सर। और इसका होल्डिंग पीरियड कितना था? 50% लिया हमने। यस सर 2.5 ईयर बन रहे थे, 5 लाख। तो 5 लाख ये हो गया इसका। और फिर था डिस्पोजल ऑफ, दूसरा प्लॉट था। जी सर। तो ये कितने का बेचा था हमने? 18 मिलियन का। और था कितने का? 7 मिलियन का। तो गेन आ गया 11 मिलियन का। और ये क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। ठीक हो गया कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन के अलावा हमारे पास कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है? नो सर, टोटल इनकम। ये आ गई हमारे पास जी टोटल इनकम। सर एक चीज पूछनी थी। बेटा एक मिनट मुझे टोटल कर लेने फिर मैं बताता हूँ। तो हमारे पास आ गया जी एक ये अमाउंट, दूसरी 5.4 जी 5442 544 2913। 913 जी। पूछें आपने क्या क्वेश्चन है आपका? सर जूम आउट कर दें थोड़ा सा। ये आपके सोल्यूशन से डिफरेंट होगा, पहले बता दूं। ये वो वाला सोल्यूशन नहीं है जो आपके नेट पे पड़ा हुआ है।
जी सर ये जो प्लॉट है ये भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना? हाँ जी है। तो सर इसमें इसने पेमेंट हम ये अज्यूम करेंगे कि इसने बैंकिंग चैनल के थ्रू की है? जी, जब नहीं बताया जाएगा तो नेगेटिव अजम्पशन नहीं लेनी। जब नहीं बताया जाएगा तो आपने नेगेटिव अजम्पशन नहीं लेनी। जी ठीक है, चले आगे। चले जी, आपने पिक्चर ले ली है। अच्छा जी, इसके बाद हमने जो है ना सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं कि टोटल इनकम में से जो आपने डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करना है वो हम कहते हैं बाद में कर लें। लॉ के अंदर कुछ मेंशन नहीं है, मैं अजम्पशन के साथ इसको सॉल्व करने लगा हूँ। किसके साथ? अजम्पशन के साथ इसको मैं वो सॉल्व करने लगा हूँ। अच्छा, ये देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है। एग्जामिनर ने सेपरेट ब्लॉक को पहले माइनस किया हुआ है, तो अच्छा हो गया, ये हमारे पास एक क्लू आ गया कि हम एग्जामिनर को ही फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें से लेस कर देते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ताकि जिंदगी आसान हो। वो कहता है इसको किसी का हिस्सा नहीं बनाना, तो लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। वो क्या है? डिस्पोजल ऑफ जॉब। वो आ गया जी 5 लाख। 4942 सवाल ये है कि एग्जामिनर ने इसको कुछ लिखा, उसने उसको लिखा टैक्सेबल इनकम। हालांकि ये टैक्सेबल इनकम नहीं बनती, क्योंकि इसमें से अभी डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करना है। उसने क्या किया मैं बताता हूँ। उसने लिखा है इसको टैक्सेबल इनकम। तो हमारे पास चले क्लू आ गया कि हम इसको लिख देते हैं। हम इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या आ रहा है जी? 494 494 2913। अच्छा, उसने इसको टैक्सेबल इनकम लिखा। यहां से फिर वो कहता है लेस डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा, अब देखिएगा डिडक्टेबल अलाउंस कितना है। डोनेशन है हमारे पास, डोनेशन 2.5 million 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन और 30%। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब देखिएगा टैक्सेबल इनकम आनी है इसके बाद यहाँ पे। तो ये तो अभी माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ना। तो उसका तरीकेकार क्या है? उसका तरीकेकार ये है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास अमाउंट है ना ये वाली, इसका हम लिखेंगे 4942913 और 30% डिवाइडेड बाय 130% करेंगे इसको। मैं बताता हूँ क्यों। पहले ये लें, इसका आंसर करें। तो 4942913 1140,672 1140,672 विच एवर इज लोअर। तो लोअर अमाउंट ये वाली है हमारी, तो हम इसको माइनस करेंगे 110672 माइनस 4942913 3802241 380241। अच्छा, अब देखिएगा हमने कहा था कि हमने टैक्सेबल इनकम का, असल टैक्सेबल इनकम तो ये है हमारी आ रही है नेट टैक्सेबल। अच्छा, इसका ले जरा 30%, तो आपका आंसर आएगा 1140,672। 1140,672। देखें यही वाली अमाउंट आ गई ना। तो
इसलिए हमने ये किया 30 डिवाइडेड बाय 130, ताकि इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आए उसका हमें ले लेना है। देखें ये वाली अमाउंट और ये वाली, ये दोनों सेम है ये वाली, तो इसलिए हमने किया ताकि एक्चुअली सही इसकी एप्लीकेशन हो जाए। यहां से हमें बात ये भी समझ आ गई। अच्छा, पास पेपर में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, पुराने कोई पेपर देखें वहां पर एग्जामिनर क्या करता है, वो इसी का ही 30% उसने लिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास अब प्रेसिडेंट आ गया कि अब जब हम लिमिट लगाएंगे अपने एग्जाम के अंदर तो हम इसका डायरेक्ट 30% नहीं लेंगे, बल्कि जो सही कैलकुलेशन है वो यही बनती है कि इस अमाउंट को, डोनेशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसका 30% होना चाहिए, और वो प्रूव भी हो गया यहाँ पे। जी इट्स ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ गई हमारी टैक्सेशन। अगले हम मॉड्यूल में चले गए, वो आ गया है टैक्सेशन। अब देखिएगा टैक्सेशन में कैसे करना हमने, कि सैलरी को डिवाइड करना किसके ऊपर, टोटल टैक्सेबल इनकम पर। कौन सी सैलरी, ये वाली। ये जो अमाउंट है इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर, ये वाली जो अमाउंट, ये वाली। जरा देखें क्या आंसर आ रहा है। टैक्सेबल सैलरी 109%। और 10 नहीं यार, कैसे 9%। 109। अच्छा, वो सैलरी इससे भी ज्यादा है, 100% से भी जी ज्यादा है। सर, यस सर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सैलरीड केस आ गया हमारे पास। बिल्कुल ठीक है जी, ये हो गया। अब इसकी टैक्सेशन करते हैं। टैक्स ऑन रुपीज 3802,240, तो किस स्लैब में फॉल करेगा सैलरीड के? 6 slab sir, 370 plus 20% of amount exceeding 3.5 370,000 प्लस 20%। 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3.5 million। 3.5 मिलियन। 430,448। 430,448 ये आ गया। अब देखिएगा क्या इसमें फॉरेन वो है, फुल टाइम टीचर है, बिल्कुल है, ये उन्होंने बताया हुआ है। तो हम इसमें से करेंगे लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस। वो कितना है, 25% ऑफ किसका, सैलरी का, सैलरी के टैक्स का। और वो सैलरी कितनी है हमारे पास, ये है 41,65,000। ठीक है, तो वो भी इसी स्लैब में फॉल करेगी। जी सर, इसी में। तो 370,000 प्लस 20% 4165 अमाउंट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन। ये जो अमाउंट आएगी पूरा टैक्स, इसका 25% हमें क्रेडिट मिलना है। 125,750। 125,750। अब इसको माइनस करना है, क्योंकि ये अमाउंट आगे जाएगी फॉरेन टैक्स क्रेडिट के। 98। एक मिनट है, 304,698। अच्छा, अब देखते हैं आगे हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस ये कह रहे हैं गलत आ रहा है, 1,07,412 है। ये देखो शायद एक बच्चा कह रहा है ये गलत है आंसर। सर यही आ रहा है, एक में मैं देखता हूँ दोबारा। 4165 minus 30 into 0.2 plus
सर यही आ रहा है into 0.25। ये बेटा ठीक है, ये ठीक है आंसर, मैंने भी चेक कर लिया। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है आपका? एक्चुअल टैक्स पेड जो आपने फॉरेन में पे किया, वो कितना था? 370 8% सर। नहीं, 8% क्या था वो? 8% ऑफ 4630 कितना आया था वो? 4630 into 0.08 सर 370.4 into 168 62160 62,227 और एवरेज। अब देखिएगा एवरेज क्या है? टैक्स कितना है? 304,698 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। कौन सी? एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जो नेट टैक्सेबल इनकम है। ये थी हमारी नेट टैक्सेबल, ये 38 लाख क्या हो गया? सर ये एक्चुअल 370 आ रहा है कौन सा बेटा? सर, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट में 370 आ रहा है। 370 है? यस सर, जी जी। चले वो लिख लेते हैं, देख लें यही आ रहा है तो। जी सर 370.4 आ रहा है। वो कर लेते, $370.4 into 168 ये है, इसको कर लो। 62227 62227 ठीक है। अच्छा अब आगे जी हमारे पास टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। कौन सी? नेट टैक्सेबल इनकम आपने लेनी है 38,240। $38,240 मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है? टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम बिजनेस 77913 62,339 339 विच एवर इज लोअर। तो ये लोअर अमाउंट है, बहुत कम मार्जिन है। 6227 ये माइनस करें, 242471 242471 ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कोई इन्वेस्टमेंट इन शेयर, कोई डोनेशन, कोई कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, कोई ऐसी चीज है? हो सर। अगर वो होती, सुनिएगा, अगर वो होती तो उसके लिए फॉर्मूला यही लगना था आपका 242,471 डिवाइडेड बाय 3802,240 इनटू वो अमाउंट आप लेते यहाँ पे, डोनेशन है या जो भी है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर है आपका, कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो अमाउंट आप यहाँ लिख के फिर उसका क्रेडिट लेते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अगर क्वेश्चन में हो तो ऐसे करना है। अब इसमें क्या करना हमने? ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, वो था डिस्पोजल ऑफ, क्या था? प्लॉट था 5 लाख। जी सर। 5 लाख पे टैक्स रेट कितना? 2.5%। 12,500
12,500। और अगर आपने कोई रिवर्सल डालनी हुई तो वो भी इधर ही डालेंगे आप। 254,970। इसको बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी। उसने कहा जी नेट टैक्स पेएबल बताएं। अब यहाँ से एडवांस टैक्स को क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस। अब देखें कितना एडवांस टैक्स है इस पेपर में एग्जाम के अंदर। सैलरी पे 160। है, सैलरी पे 160। 1,60,000। कोई प्लॉट के ऊपर हो, कोई कैश विड्रॉल के ऊपर हो, कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नो सर। पक्की बात है। जी सर। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास टैक्स पेएबल, यहाँ लिख देंगे विद रिटर्न 94,971। 94,907। ले जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हमारा उससे